गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 7 कर रहे हैं और ये हमारा सेक्शन सी है। 7th चैप्टर चल रहा है हमारा और उसमें टाइप्स ऑफ टेस्ट हम लोग कर रहे थे और उसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का जो टॉपिक था वो चल रहा था। और पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की थी, कुछ प्रक्षेपी विधियाँ की थी और आज हम रोशा परीक्षण, नेक्स्ट जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है रोशा परीक्षण, उसकी हम चर्चा करेंगे। बच्चों आप लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ रिपीट करूँगी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक्चुअल क्या होती हैं या प्रक्षेपण विधि किसे कहते हैं। तो ये जो प्रक्षेपण विधि है इसमें व्यक्ति के सामने हम कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित उद्दीपक देते हैं और उन उद्दीपकों या परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है और इन अनुक्रियाओं के सहारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं को, त्रुटियों को या उसके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मानसिक द्वंद्व हैं, उनको प्रोजेक्ट करता है, उनको प्रक्षेपित करता है। तो इस तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट में जो पद होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो स्पष्ट एवं असंगठित होते हैं। अस्पष्ट और असंगठित होते हैं जिनके प्रति अनुक्रिया करके व्यक्ति के भिन्न भिन्न गुणों के बारे में हम इनडायरेक्टली पता लगाते हैं। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की थी और आज हम लेंगे रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, रोशा परीक्षण। तो रोशा परीक्षण जो है इसका प्रतिपादन हरमन रोशा ने 1921 में किया था। स्विट्ज़रलैंड के मनोचिकित्सक थे हरमन रोशा। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं। इसमें से 5 कार्ड पर स्याही के धब्बे जैसी आकृति पूर्णतः ब्लैक एंड वाइट में छपी होती है और 5 कार्ड पर स्याही के धब्बे जैसी आकृतियाँ रंगीन होती हैं, रंगों में होती हैं। और प्रत्येक कार्ड एक एक करके व्यक्ति को दिया जाता है जिसके व्यक्तित्व का मापन करना होता है। कार्ड को वह जैसे चाहे घुमा फिरा कर देख सकता है और ऐसा करके उसे ये बताना होता है कि उसे उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है या धब्बे का कोई अंश या पूरा भाग उसे किसी चीज़ के समान दिखाई पड़ रहा है। तो व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रियाओं को हम लिख लेते हैं और बाद में उसका विश्लेषण करके और कुछ लेटर सिंबल के सहारे हम उसको 4 भागों में बांटते हैं। तो विश्लेषण के बच्चों 4 भाग हैं। पहला है स्थल निरूपण यानी लोकेशन। तो इस श्रेणी में इस बात का निर्णय किया जाता है कि व्यक्ति की अनुक्रिया का संबंध स्याही के पूरे धब्बे से है या उसके कुछ अंश से है। अगर अनुक्रिया का आधार पूरा धब्बा है तो उसे एक खास अक्षर यानी W से अंकित करते हैं और W मीन्स होल, पूरी अनुक्रिया। और यदि अनुक्रिया का आधार धब्बे का बड़ा एवं सामान्य अंश होता है तो उसको हम D तथा असामान्य और छोटे अंश के आधार पर अनुक्रिया होने को हम कैपिटल D एंड स्मॉल d का प्रयोग करते हैं। और फिर उजले स्थानों या जगहों के आधार पर जब वो अनुक्रिया देता है तो उसको हम S के प्रयोग से संबोधित करते हैं। तो लोकेशन। उसके बाद है निर्धारक। इस श्रेणी में हम इस बात का निर्णय करते हैं कि धब्बे के किस गुण के कारण व्यक्ति ने क्रिया की है या अनुक्रिया की है। मान लीजिए व्यक्ति ने किसी धब्बे में चमगादड़ होने की अनुक्रिया की है या इस अनुक्रिया के निर्धारक श्रेणी में इस बात का निर्णय किया जाएगा कि व्यक्ति ने धब्बे के किस गुण को, जैसे आकार, रंग या गति में से किस आधार पर अनुक्रिया की है। और इस श्रेणी के लिए 24 अक्षर संकेतों, लेटर सिंबल्स का प्रतिपादन किया गया, जिनमें से आकार के लिए F, फॉर्म, रंग के लिए C, मानव गति अनुक्रिया के लिए M और पशु गति अनुक्रिया के लिए FM तथा निर्जीव गति अनुक्रिया के लिए स्मॉल m का उपयोग किया गया। तो इस तरह से ये निर्धारक हैं और जो व्यक्ति को जो भी वो अनुक्रिया करता है तो हम उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है कंटेंट, विषय वस्तु। इस श्रेणी में ये देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु मनुष्य होने पर उसके लिए H, पशु होने पर उसके लिए A का संकेत का प्रयोग किया जाता है। मानव के किसी अंग के विवरण होने पर HD, ह्यूमन डिवीज़न, तथा पशु के किसी अंग का होने पर AD, आग के लिए FI, सेक्स के लिए घरेलू आग के लिए
FI का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं के लिए HH का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये जब हम संकेतों के आधार पर अनुक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं तो ये इस विश्लेषण के 4 आधार हैं: स्थल निरूपण, निर्धारक, विषय वस्तु तथा संगठन। तो रोशा परीक्षण जो है उस पर दी गई अनुक्रियाओं को हम उसके अलावा चौथा जो है उसकी हम बात करेंगे, वो रह गया था बच्चों, वो है संगठन। तो मौलिक अनुक्रिया या संगठन तो उस अनुक्रिया से होता है जो अनेकों व्यक्तियों द्वारा किसी कार्ड के प्रति दी जाती है, इसलिए इसे लोकप्रिय अनुक्रिया भी हम कहते हैं, जिसका संकेत P है। प्रथम कार्ड के पूरे धब्बे को चमगादड़, बैट या तितली के रूप में देखना एक लोकप्रिय अनुक्रिया है। यानी जो बच्चों जो आपको कार्ड दिखाई देगा जिस पर इंक फैली हुई है तो उसकी आकृति जो उसमें हमें दिखाई देती है, जो पॉपुलर रिस्पॉन्स है, मतलब जो सभी को वो दिखाई देती है, वो है चमगादड़ या किसी को तितली के रूप में वो दिखाई देती है। तो कभी कभी वह कुछ अनुक्रियाओं को एक साथ संगठित कर लेता है जिसका संकेत Z होता है। तो इस तरह से ये चौथा भाग है। तो रोशा परीक्षण पर दी गई अनुक्रियाओं को हम 4 भागों में विश्लेषण करने के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति द्वारा अधिक संख्या में W की अनुक्रिया की गई तो उसे हम तीव्र बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का बोध हमें उससे पता चलता है। D अनुक्रियाओं से व्यक्ति में किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने और समझने की क्षमता का बोध होता है। D अनुक्रिया जो एक नॉर्मल वयस्क द्वारा की जाती है, कुछ अनुक्रियाओं का 5% से अधिक नहीं होती, उनके द्वारा व्यक्ति के चिंतन में अस्पष्टता दिखाई देती है। परंतु यदि ऐसी अनुक्रिया 5% से अधिक हो तो इससे व्यक्ति में सीजोफ्रेनिया, मानसिक रोग का संकेत मिलता है। और जो S अनुक्रिया है उसकी अधिकता से व्यक्ति में नेगेटिव टेंडेंसी तथा सेल्फ असर्टिव यानी आत्म हठधर्मी, असर्टिव मीन्स बहुत हठधर्मी होने का संकेत मिलता है। F अनुक्रिया की अधिकता से चिंतन करते समय एकाग्रता की क्षमता का बोध होता है। और रंग संबंधी अनुक्रिया की अधिकता से व्यक्ति की इमोशनैलिटी का, व्यक्तित्व के भावात्मक गुणों का पता चलता है। रंग संबंधी अनुक्रिया का बहुत ही कम होना या न होने पर व्यक्ति में सीजोफ्रेनिया के लक्षण जैसे सामान्य वितरण से अपने आप को अलग करके रखना, इल्यूजन्स, डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ये गुण उनमें पाए जाते हैं, यानी भ्रम और विभ्रम के गुण उनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है व्यक्ति के बारे में जितने भी हमने लेटर सिंबल की बात की उनसे हमें व्यक्तित्व के गुणों का पता चलता है। Z अनुक्रियाओं से व्यक्ति में हाई इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, निपुणता आदि का बोध होता है। तो रोशा स्याही धब्बा परीक्षण के समान ही एक और स्याही धब्बा परीक्षण भी है जिसका प्रतिपादन हॉल्समैन ने किया था, 1961 में किया था। और 45 बच्चों इसमें कार्ड हैं जिन पर स्याही के धब्बे बने हुए हैं और प्रत्येक कार्ड के लिए अधिक से अधिक अनुक्रिया व्यक्ति को करनी होती है और व्यक्तित्व मापन में। लेकिन हॉल्समैन का जो स्याही धब्बा परीक्षण है उसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस तरह से स्याही धब्बा परीक्षण जो है रोशा ने जो बनाया था, इसके आधार पर हम व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं, उसका मापन करते हैं और उसकी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसके अंतर्द्वंद्वों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है वो है विषय आत्मबोध परीक्षण या थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या TAT। तो बच्चों TAT जो है आप सभी ने इसका नाम सुना है, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, आत्मबोध परीक्षण। ये परीक्षण जो है मरे 1935 ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बनाया था और 1938 में फिर मॉर्गन ने इसका संशोधन किया और इस परीक्षण में रोशा परीक्षण के समान उद्दीपक या परिस्थिति बहुत ही अस्पष्ट और असंगठित नहीं होती। इस परीक्षण का उद्दीपक या परिस्थिति तुलनात्मक रूप से स्पष्ट होती है। इस अर्थ में TAT परीक्षण जो है रोशा से भिन्न है। इसमें कुल बच्चों 31 कार्ड होते हैं जिनमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं तथा एक सादा कार्ड होता है और 31 में से 20 कार्ड का चयन हम लोग करते हैं। इस कार्ड में 19 कार्ड पर चित्र अंकित होते हैं और एक कार्ड जो है वो ब्लैक होता है। किसी एक व्यक्ति पर भी 20 कार्ड से अधिक हम प्रयोग में नहीं लेते। प्रत्येक कार्ड के चित्र के आधार पर व्यक्ति
जिसका व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उसको एक कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और कहानी जो है उसको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों के आधार पर लिखने के लिए बोला जाता है। उसको इन तीनों का ही वर्णन करना होता है। तो इस परीक्षण का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चों या प्रशासन है वो 2 सेशंस में होता है। पहले सत्र में 10 कार्ड और फिर दूसरे सत्र में 10 कार्ड व्यक्ति को देकर उसके आधार पर उसको कहानी लिखने को दी जाती है। सबसे लास्ट में ब्लैंक कार्ड दिया जाता है जिससे अपने मन से किसी चित्र को मानकर उसके आधार पर उसको कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से मरे के जो ये 2 सेशंस हैं उनके बीच में कम से कम 24 घंटे का अंतर देने की सिफारिश की गई है। 24 घंटे का अंतर उन कार्ड्स को प्रेजेंटेशन में होना चाहिए और सभी कार्ड के आधार पर कहानी का कार्य समाप्त होने पर एक इंटरव्यू किया जाता है और उस इंटरव्यू के आधार पर कहानी लिखने में व्यक्ति ने कल्पना शक्ति का सोर्स या उसने चित्र या चित्र से बाहर कोई घटना भी रही हो तो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है। जब कहानी लिखने का कार्य जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है और परीक्षण का विश्लेषण जो है बच्चों वो निम्न प्रसंगों के आधार पर किया जाता है। पहला है हीरो, नायक। तो प्रत्येक कहानी में एक हीरो होता है, नायक होता है। कहानी में जिस व्यक्ति की मुख्य भूमिका उसे नायक समझा जाता है। कभी कभी एक कहानी में एक से अधिक नायक भी होते हैं और ये समझा जाता है कि व्यक्ति इस नायक के साथ आत्मीकरण स्थापित करता है और अपने व्यक्तित्व के गुणों यानी अपनी आवश्यकताओं को बताता है। तो इस तरह से जो उस कहानी में हीरो है, जो उसने कहानी लिखी है, तो उसके आधार पर हम उसकी आवश्यकताओं का पता लगाते हैं। दूसरा है आवश्यकता, नीड। प्रत्येक कहानी में नायक या नायिका की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या है इसका पता लगाया जाता है। टीएटी के द्वारा 28 मानव आवश्यकताओं का मापन होता है, जैसे उपलब्धि की आवश्यकता या संबंधन की आवश्यकता या प्रभुत्व की आवश्यकता आदि। तो इस तरह से हम कहानी के आधार पर आवश्यकताओं का मापन करते हैं या अध्ययन करते हैं। तीसरा है प्रेस यानी दाब। प्रेस से तात्पर्य कहानी के उस फोर्सेस से होता है, वातावरण संबंधी जो बल हैं उनसे होता है जिससे कहानी के नायक की नीड या तो पूरी होती है या पूरी होने से वंचित रह जाती है। तो मरे का ये कहना है कि इस तरह के वातावरण संबंधी जो फोर्सेस हैं वो 30 से भी अधिक हैं, जैसे आक्रामकता तथा शारीरिक खतरा 2 महत्वपूर्ण दाब हैं, जिनका 2 महत्वपूर्ण प्रेस हैं या दाब कह लीजिए, जिनका अधिकांश कहानियों में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है थीमा। प्रत्येक कहानी में थीमा का निर्धारण किया जाता है। थीमा नायक की आवश्यकता तथा प्रेस अर्थात वातावरण संबंधी जो बल है उसमें हुई अंतः क्रिया से उत्पन्न घटना से होता है। थीमा से तात्पर्य नीड से और एनवायरमेंटल फोर्सेस में जो इंटरेक्शन होती है उससे उत्पन्न जो घटना है उससे होती है। थीमा द्वारा व्यक्तित्व में हम कंटिन्यूटी का पता लगाते हैं, व्यक्तित्व में निरंतरता का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है परिणाम, आउटकम। परिणाम से तात्पर्य इस बात से है कि कहानी को किस तरह से समाप्त किया गया है और कहानी का निष्कर्ष निश्चित है या अनिश्चित है। निश्चित एवं स्पष्ट निष्कर्ष होने से व्यक्ति में परिपक्वता तथा वास्तविकता का ज्ञान होता है, यह उसका हमें पता चलता है। उसके बाद टीएटी का जो हिंदी अनुकूलन था वो प्रोफेसर उमा चौधरी ने किया था। उमा चौधरी ने जो है भारतीय संदर्भ में इसका उपयोग किया था और इसमें 14 कार्ड हैं, जिनमें से कुछ कार्ड सिर्फ पुरुषों पर, कुछ कार्ड सिर्फ महिलाओं पर और कुछ कार्ड दोनों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। टीएटी के समान ही बच्चों कुछ और भी परीक्षण हैं जिसमें सीएटी यानी चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट या बाल आत्म अनुबोधन परीक्षण, इसका विकास बेलॉक ने किया था 1954 में और इसमें इसके जो कार्ड हैं इसमें पशु पात्र है ना कि मानव। तो टीएटी के समान ही इसमें बच्चों के व्यक्तित्व की आवश्यकता का मापन कार्ड के आधार पर जो बच्चे कहानी लिखते हैं उससे हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट है रोजनविग तस्वीर कुंठा अध्ययन। इस परीक्षण का निर्माण रोजनविग ने 1949 में किया था। इसमें 24 कार्टून होते हैं जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ इस ढंग से व्यवहार करते हुए दिखलाया जाता है कि दूसरे व्यक्ति में उसके व्यवहार से निश्चित रूप से कुंठा उत्पन्न हो। यहाँ व्यक्ति को प्रत्येक कार्टून देखकर ही बताना होता है कि ऐसी परिस्थिति में कुंठित व्यक्ति की अनुक्रिया क्या होगी। तो इस तरह से ये रोजनविग तस्वीर कुंठा अध्ययन है। और उसके बाद रॉबर्ट्स आत्मबोध परीक्षण बच्चों के लिए बनाया गया, रॉबर्ट ने बनाया था 1982 में। इसमें 27 कार्ड होते हैं और प्रत्येक कार्ड में कुछ बच्चों को अन्य बच्चों या कारकों के साथ अंतः क्रिया करते हुए दिखलाया जाता है।
बच्चों को प्रत्येक कार्ड के आधार पर ये बताना होता है कि उसमें दिखाए गए पात्र क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थी जिनकी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स की हमने बात की। और आप लोग इसको फर्स्ट ईयर की बुक से भी इस टॉपिक को ले सकते हैं, जहाँ पे हमने व्यक्तित्व का मापन पढ़ा था। तो उस मापन में हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी थी। उसके अलावा आप जो है थर्ड ईयर की महेश भार्गव की बुक है मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, उसमें से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 7th चैप्टर का एक टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।